तारीख थी 4 सितंबर 2025 आशी एक दिन जो काठमांडू की हलचल भरी सड़कों पर किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन एक अजीब खामोशी में खत्म होगा। इसी दिन सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन नियमों का हवाला देते हुए एक फैसला लिया। देश के 26 सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया गया। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, अचानक लाखों लोगों के लिए डिजिटल लाइफलाइन गायब। दिया गया ऑनऑफिशियल कारण था ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस का पालन न करना। पब्लिक के लिए यह एक्सप्लेनेशन सहज तरीके से मानना कठिन था। हफ्तों से प्लेटफॉर्म्स पर एक पावरफुल और अनकंफर्टेबल ट्रेंड चल रहा था। सरकार ने कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और रेगुलेटरी ऑर्डर का मामला है, लेकिन लोगों ने इसे उन्हें चुप कराने की हताश कोशिश माना। बिना किसी पूर्व पब्लिक कंसल्टेशन या वार्निंग के यह बैन लागू हुआ। इसे लोग ऑथोरिटेरियन सेंसरशिप जैसा मानने लगे। ये प्लेटफॉर्म उनके पब्लिक स्क्वेयर्स थे, ये उनके न्यूज रूम थे, ये उनके डिबेट के फोरम थे, और ये उनके इमीडिएट सराउंडिंग से परे अवसरों की खिड़कियां थीं। वे सीखते थे, वे ऑर्गेनाइज करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, वे पावर को अकाउंटेबल ठहराते थे। इस कनेक्शन को तोड़ने का फैसला एक बड़ी गलतफहमी थी। अधिकारियों ने एक वैक्यूम बनाया, पर वह खाली नहीं रहा। तत्काल बाद में अराजकता और सिमरिंग गुस्सा था। युवा बार बार अपनी फीड्स को रिफ्रेश करते रहे, उम्मीद में कि यह अस्थायी होगा। डिजिटल खामोशी एक चिंगारी बन गई। असली आग अभी बाकी थी। सोशल मीडिया बैन से बहुत पहले एक अलग तरह का तूफान ऑनलाइन मंडरा रहा था, जो इनजस्टिस की गहरी भावना से फ्यूल था। नेपोकिड शब्द एक वायरल सनसनी बन गया था। पॉलिटिकल एलीट के बच्चे, बिजनेस एलीट के बच्चे, उनके रिश्तेदार, जबकि औसत नेपाली नागरिक लगभग $1,400 की सालाना इनकम पर गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। सोशल मीडिया फीड्स एक बिल्कुल अलग रियलिटी की इमेजेस से भरे हुए थे। वे अपने ऑपुलेंट लाइफस्टाइल को बिना किसी डर के फ्लॉन्ट करते थे। लग्जरी कारें, डिजाइनर कपड़े, एक्स्ट्रावेगेंट वेकेशंस और ऐसी पार्टियां जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर लगती थीं। ये पोस्ट सिर्फ धन का प्रदर्शन नहीं थे, वे एक डीपली ब्रोकन और अनइक्वल सिस्टम के प्रतीक थे। एक्स्ट्रावेगेंस का यह डिजिटल डिस्प्ले एक ऐसे राष्ट्र के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहा था। युवाओं के लिए, खासकर जनरेशन जेड के लिए, जिन्हें लगभग 20% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सामना करना पड़ रहा था, ये इमेजेस उन अवसरों की एक कांस्टेंट, ग्लेयरिंग रिमाइंडर थी जिनसे उन्हें वंचित किया जा रहा था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम देखा जहां सक्सेस मेरिट, हार्ड वर्क या टैलेंट से नहीं, बल्कि किसी के सरनेम और कनेक्शन से तय होती थी। नेपोकिड ट्रेंड सिर्फ सोशल मीडिया गॉसिप से कहीं ज्यादा था। यह सिस्टेमिक करप्शन और नेपोटिज्म की एक क्राउडसोर्स्ड इन्वेस्टिगेशन थी। यूजर्स पावरफुल फैमिलीज के बीच के लिंक्स को सावधानी से डॉक्यूमेंट करते थे, ये उजागर करते हुए कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, हाई पेइंग जॉब्स और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कैसे फैमिली एयरलूम्स की तरह दिए जाते थे। गुस्सा पैल्पेबल था और आग की तरह फैल गया। एक पॉलिटिशियन के बच्चे की नई स्पोर्ट्स कार के साथ पोज देने की हर पोस्ट पर फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर की कमेंट्स की बौछार होती थी। ये सिर्फ जलन भरी टिप्पणियां नहीं थी, ये एक ऐसी जनरेशन की तरफ से फेयरनेस के लिए आवाजें थीं। नेपोकिड ट्रेंड ने इस सिस्टेमिक रोट को एक चेहरा और एक नाम दिया। सोशल मीडिया ब्लैकआउट का मकसद असंतोष को दबाना था, लेकिन इसने ठीक उलटा असर डाला। इसने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, डिजिटल गुस्से को फिजिकल आंदोलन में बदल दिया। अपने प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग टूल्स से वंचित नेपाल की जेनजी खामोशी में नहीं डूबी। वे पारंपरिक और ज्यादा पोटेंट कम्युनिकेशन पर लौट आए। एन्क्रिप्टेड एप्स जैसे सिग्नल का इस्तेमाल किया गया, वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्गेनाइज किया गया। मैसेज था, अगर वे ऑनलाइन नहीं बोल सकते तो वे अपनी आवाज सड़कों पर सुनाएंगे। जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से यह आंदोलन बैन के कुछ घंटियों में आकार लेने लगा। पहले प्रोटेस्ट छोटे थे, डिसेंट्रलाइज थे, ऑर्गेनिक थे। युवा लोग, कई स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। काठमांडू के बड़े एंगल शॉट, हुक, दूसरे बड़े शहरों में भी इकट्ठा। पब्लिक स्क्वायर्स में जमा होना, सरकारी इमारतों के बाहर इकट्ठा होना। उनकी डिमांड्स, सोशल मीडिया का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैन हटाओ और नेपोकिड ट्रेंड से उजागर करप्शन पर एक रियल कॉन्वर्सेशन शुरू करो। कार्डबोर्ड प्लेकार्ड, इंग्लिश स्लोगन्स, कार्डबोर्ड प्लेकार्ड, नेपाली स्लोगन्स। वे शांतिपूर्ण थे, वे एनर्जेटिक थे, वे दृढ़ थे। पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया वॉचफुल वेटिंग थी। बैन आयरॉनिकली सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट टूल बन गया। सोमवार कुछ 100 थे, मंगलवार हजारों में पहुंच गए, पर उन्होंने जेनरेशन को अनप्लग कर दिया और ये राजधानी की सड़कों पर नया कुछ बनाने निकले।
शुरुआती विरोध प्रदर्शनों की नाजुक शांति चौंकाने वाली क्रूरता से टूट गई। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी और ज्यादा मुखर होती गई, सरकार का धैर्य कम होता गया। टर्निंग पॉइंट तब आया जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। हवा में लाइव एम्यूनिशन के फटने की आवाज ने उस पल को चिह्नित किया जब डिजिटल अधिकारों और भ्रष्टाचार के लिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन राष्ट्र की आत्मा के लिए एक हिंसक लड़ाई में बदल गया। पहली मौतें हुई और उनकी मौत के साथ शांतिपूर्ण समाधान की कोई भी उम्मीद भी मर गई। राज्य ने बातचीत के आह्वान का जवाब गोलियों से दिया, एक ऐसा कार्य जिसने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया स्विफ्ट और विसरल थी। हत्याओं पर दुख और सदमा तेजी से प्रतिशोध की फ्यूरियस इच्छा में बदल गया। राज्य शक्ति के प्रतीक तत्काल टारगेट बन गए। उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, सिंहा दरबार और इन केंद्रीय इमारतों में आग लग गई। आग सिर्फ आगजनी के कार्य नहीं थे, वे कैथारसिस और रिजेक्शन के कार्य थे। हिंसा बढ़ गई और एक कंटेजन की तरह फैल गई। प्रमुख पॉलिटिकल लीडर्स के घर पर हमला किया गया, कुछ मामलों में रैंसैक्ट किया गया। पुलिस स्टेशनों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और कानून प्रवर्तन अधिकारी पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। अराजकता ने राजधानी को पैरालाइज कर दिया। कुछ ही दिनों में काठमांडू की सड़कें एक युद्ध क्षेत्र जैसी लगने लगीं। देश एक फुल ब्लोन सिविल कॉन्फ्लिक्ट के कगार पर खड़ा था। सरकार की हिंसक कार्रवाई स्पेक्टेक्युलरली विफल रही। आंदोलन को कुचलने के बजाय इसने सरकार की अपनी वैधता को तोड़ दिया और उसके रैपिड कोलैप्स को ट्रिगर किया। सबसे पहले कैबिनेट के भीतर ही दरारें दिखाई दी। सोमवार को जब हिंसा का पैमाना स्पष्ट हो गया, गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। वे नागरिकों पर गोली चलाने के फैसले का समर्थन करने में असमर्थ थे। उनके जाने से बाढ़ आ गई। कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वे एक डूबते जहाज को छोड़ रहे थे। लीडरशिप की मॉरल अथॉरिटी खत्म हो चुकी थी। इस्तीफों से साफ संकेत मिला कि पॉलिटिकल एलीट अराजकता में था। वे उस संकट का एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स गढ़ने में असमर्थ थे जिसे उन्होंने बनाया था। सरकार के इम्प्लोजन का अल्टीमेट प्रतीक था प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली। उन्होंने ताकत दिखाने की कोशिश की, अपने पार्टी मंत्रियों को इस्तीफा न देने का डायरेक्टिव जारी किया, पर स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पर्सनल था। वे ओली को प्राइमरी टारगेट मानते थे। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने उनके प्राइवेट रेजिडेंस को रैंसैक किया। प्रधानमंत्री का अथॉरिटी पूरी तरह गायब हो गया। एक फुल स्केल विद्रोह और मंत्रियों के त्याग के बीच ओली के पास विकल्प नहीं रहा। वे राजधानी से भागे, शिवपुरी के आर्मी बैरक्स में शरण ली। एक नेता की छिपी हुई स्टार्क इमेज। शरण से उन्होंने इस्तीफा पत्र लिखा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्थिति का हवाला देते हुए। उनका इस्तीफा मंगलवार को देश के सामने घोषित किया गया। वह व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया बैन और हिंसा का आदेश दिया था, गिरा दिया गया था, पर विरोध तुरंत शांत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री और कैबिनेट का पतन एक मैसिव पावर वैक्यूम बना गया। देश रडरलेस था। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ जेन जी आंदोलन ने एक मॉन्यूमेंटल जीत हासिल की थी, लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। काठमांडू और उसके बाहर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेतृत्व में एक साधारण बदलाव उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। वे उसी भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग से किसी और चेहरे को सत्ता में देखना नहीं चाहते थे। उनकी मांगे सोशल मीडिया बैन हटाने की शुरुआती मांग से बदलकर सिस्टेमिक बदलाव के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर में बदल गई थी। सबसे पहली मांग वर्तमान संसद को तुरंत भंग करना था। प्रदर्शनकारियों ने तर्क किया कि पूरा लेजिस्लेटिव बॉडी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन में कंप्लिसिट था। डिस्क्रेडिटेड संसद को बदलने के लिए उन्होंने जल्द से जल्द नए, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का आह्वान किया। सरकार के पतन और राष्ट्र के अराजकता के कगार पर होने के बाद मॉडरेशन की आवाजें उभरने लगी, जो आगे के रक्तपात से दूर एक रास्ता खोजने की बेताब कोशिश कर रही थी। नेपाली सेना, जिसने अब तक सीधे पॉलिटिकल रोल लेने से परहेज किया था, ने शांति के लिए एक पावरफुल अपील जारी की। एक पब्लिक स्टेटमेंट में सेना ने सभी नागरिकों से इस गंभीर स्थिति में आगे जान माल के नुकसान को रोकने के लिए संयम बरतने का आग्रह किया और स्पष्ट रूप से बातचीत के माध्यम से एक शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। बातचीत के लिए इस आह्वान को राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दोहराया। राष्ट्र के नाम एक हार्टफेल्ट संबोधन में उन्होंने सीधे युवा प्रदर्शनकारियों से अपील की, उनके दर्द और फ्रस्ट्रेशन को स्वीकार किया। उन्होंने उनसे शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहयोग करने का आग्रह किया और औपचारिक रूप से युवा प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। यह एक सिग्निफिकेंट जेस्चर था।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम, जो अपनी ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थीं, एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक अग्रणी उम्मीदवार के रूप में उभरा। जेनजी विद्रोह एक दर्दनाक और महंगा सबक रहा।